हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलंकार के बारे में। क्लास 12th के हिंदी में अलंकार जो पूछा जाता है 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ऐसी वीडियो आपके पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। इस वीडियो में मैं इतने सिंपल उदाहरण को लेकर के आया हूँ कि इस वीडियो को देखते ही आपको उदाहरण और अलंकार की परिभाषाएं याद हो जाएंगी। तो इस वीडियो में मैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार, इन सबके परिभाषा और सबके उदाहरण की बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और अलंकार से पूछे जाने वाले प्रश्नों को बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए और अभी याद कर लीजिए, बिल्कुल इसी वीडियो में याद कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार को समझते हैं। पहला हमारे पास हमने यहाँ पे लिखा है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और इसके उदाहरण को समझिए। बड़ा ही सिंपल है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार कब होता है? जब एक ही वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार होती हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका परिभाषा हो गया। और इसके उदाहरण की बात करें तो कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम बारी बयारी। 2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। 2 लाइन का आपके पास उदाहरण है, 2 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। स्पष्टीकरण क्या है? देखिए, ये बहुत बच्चे क्या होता है छोड़ देते हैं। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में स्पष्टीकरण अगर आप नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर पूरा नंबर नहीं देगा। कोई एग्जामिनर काट देते हैं, ठीक है। तो स्पष्टीकरण लिखना बहुत जरूरी है। सिंपल है, देखिए यहाँ पे इसके परिभाषा में क्या कहा है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति जो है अगर बार बार हो रही है तो इसका मतलब वो अनुप्रास अलंकार है। यानी कि इस उदाहरण में आप देखेंगे तो ये क है, क की आवृत्ति कितने बार? 2 बार हुई है, यानी कि बार बार हो रही है। भ है, भ की आवृत्ति भी बार बार हो रही है। घ है, घ की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लिख देना है। इस उदाहरण में ऊपर दिए गए मैंने जो उदाहरण लिखा है, इस उदाहरण में जो है क, भ, र, घ जितने अक्षरों की जो है बार बार आवृत्ति हो रही है उनको लिख करके अक्षर एक से अधिक बार आए हैं, ठीक है। एक से अधिक बार आ रहे हैं, यानी कि उनकी बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार आ रहे हैं। इसलिए ये जो अलंकार होगा ना, अनुप्रास अलंकार होगा। तो यही चीज आपको लिख देना है स्पष्टीकरण में। आशा करता हूँ अनुप्रास अलंकार आपको याद हो गया होगा। अब हम दूसरे अलंकार की बात करते हैं। दूसरा है यमक अलंकार, ठीक है। यमक अलंकार की परिभाषा और इसके उदाहरण को देखते हैं। बड़ा ही सिंपल है ये भी। जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहां यमक अलंकार होता है, ठीक है। यानी कि जब एक ही शब्द, किसी भी उदाहरण में जब एक शब्द 2 बार आया हुआ रहेगा और दोनों का अर्थ जो है अलग अलग मिलेगा आपको, तो यहाँ वहां पे समझ लीजिएगा कि वहां पे क्या है? यमक अलंकार है, ठीक है। कहाँ पे यमक अलंकार है? जब किसी उदाहरण में 2 शब्द दिए हों और दोनों शब्द एक जैसे हों लेकिन अर्थ उनके भिन्न भिन्न हो, इसका मतलब कि यमक अलंकार है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, काली घटा की घमंड घटा नवमंडल तारक वृंद के लिए। दो लाइन का है, बस मात्र 2 लाइन का। 2 बार पढ़िए ना, याद हो जाएगा। काली घटा की घमंड घटा नवमंडल तारक वृंद के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो घटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो घटा दिखाई दे रहा है, दोनों जो है, दोनों शब्द जो है एक जैसे है ना, एक ही जैसे हैं। दोनों शब्द क्या है? एक जैसे हैं, यानी एक से अधिक बार प्रयोग किए गए हैं और इन दोनों का जो अर्थ है अलग अलग है। एक घटा मतलब होता है हमारे पास, एक घटा मतलब बादल होता है और एक घटा मतलब कम हो गया होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए स्पष्टीकरण में यही चीज आपको लिखना है। इस उदाहरण में घटा शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, अर्थ भिन्न भिन्न है, ठीक है। अर्थ जो है इसका भिन्न भिन्न है। घटा मतलब बादल और एक घटा मतलब कम हो गया। घटना मतलब कम होना होता है, तो घटा मतलब एक कम हो गया और एक घटा मतलब बादल हो गया। तो इस तरीके से अगर लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि ये लड़का जो है बहुत पढ़ने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा अंक दे देगा। चलिए देखते हैं अगला हमारे पास अलंकार कौन सा है। तीसरे अलंकार की बात करते हैं। तीसरा हमारे पास है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा जो होती है, उपमेय और उपमान के समान धर्म कथन को उपमा अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। उपमेय और उपमान के समान धर्म कथन को हम क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। ये 2 लाइन है, याद कर लीजिएगा। इसके उदाहरण की बात करें, हरिपद कोमल कमल से, ठीक है। हरिपद कोमल कमल से इसका उदाहरण हो जाएगा। इसमें स्पष्टीकरण आपको इस तरीके से लिखना है। उपमेय की बात करें तो हरिपद जो है इसमें उपमेय है, उपमान कमल है, वाचक मतलब से, साधारण धर्म जो है ये कोमलता को प्रदर्शित कर रहा है, कोमलता को दिखाया गया है, ठीक है। साधारण धर्म में क्या हो जाएगा? कोमलता हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास उपमा अलंकार। और 2 अलंकार बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं।
अगला अलंकार है हमारे पास रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की जो निषेध रहित आरोप होती है वहां पे हमारे पास रूपक अलंकार की उत्पत्ति होती है, वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पे समझे तो गिरा अनिल मुख पंकज रोकी प्रकट न लाज निशा अवलोकी। ये बड़ा ही सिंपल उदाहरण है, 2 बार 3 बार पढ़िएगा, उदाहरण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइएगा। स्पष्टीकरण की बात करें तो यहाँ गिरा, गिरा जो है यहाँ पे जो इनमें जो है गिरा शब्द है ये इसका मतलब है बाड़ी में भौरे का, मुख में कमल का और लाज में निशा का निषेध रहित आरोप होने से रूपक अलंकार है। ठीक है, यहाँ पे जो गिरा है ना इसमें भौरों का और मुख मतलब होता है हमारे मुख में कमल का और लाज में निशा का निषेध रहित आरोप हो रहा है, इसलिए ये क्या है रूपक अलंकार है। ये जो उदाहरण है हमारे पास ये रूपक अलंकार क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको स्पष्टीकरण कर दिया है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको लिखना बहुत जरूरी है जिससे एग्जामिनर समझेगा कि जो आपने उदाहरण लिखा है इसमें रूपक अलंकार की ही बात की गई है। ठीक है, इससे ये समझ आएगा, क्योंकि यहाँ स्पष्ट हो रहा है, यानी इसको सिद्ध किया जा रहा है कि यहाँ पे जो गिरा है ये भौरों से तुलना किया जा रहा है, मुख में कमल का और लाज में निशा का निषेध रहित आरोप हो रहा है, तो इसका मतलब है कि रूपक अलंकार होगा। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण की बात करें तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा की बात करते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पे क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके हम उदाहरण को देख लेते हैं। उदाहरण है हमारे पास सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो नील मणिशैल पर आपत्ति प्रयोग प्रभात। ठीक है, ये हमारे पास इसका उदाहरण है सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नील मणिशैल पर आपत्ति प्रयोग प्रभात। ठीक है, इसमें स्पष्टीकरण की बात करें तो स्पष्टीकरण आपको लिखना है, यहाँ श्री कृष्ण के श्याम गात में नील मणिशैल की तथा पीठ पट में प्रभात आतप, यातप का मतलब होता है धूप की संभावना करने से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है संभावना किससे किससे की जाती है, श्याम गात में किससे संभावना की जा रही है, नीलमणि शैल की संभावना की जा रही है, और पीठ पतु में प्रभात यानी कि धूप की संभावना की जा रही है, तो इसका मतलब ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि इसके डिफिनीशन में कहा गया है जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पे जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। तो इस तरीके से इसको अगर स्पष्टीकरण कर देते हैं तो इससे एग्जामिनर समझेगा कि आपका जो उदाहरण है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में मैंने 5 अलंकारों को बताया है जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। ये 5 अलंकार अगर आप याद रखते हैं तो आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अगर इस तरीके से अलंकार को लिखेंगे तो एग्जामिनर अट्रैक्ट होकर के 2 में 2 नंबर देगा, 1 नंबर भी आपके नहीं कटेंगे अलंकार से। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।